टैक्स फीवर एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न्स के बारे में, यानी कि एक छोटा बिजनेसमैन कितने सारे रिटर्न्स फाइल करने होते हैं उसके बारे में आज मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि एक बिजनेसमैन हमेशा अपना रिटर्न्स अपने कंसल्टेंट या चार्टर अकाउंटेंट के थ्रू करते हैं, पर उनको कोई भी नॉलेज नहीं रहती है। नॉलेज ना रहने के कारण कभी कभी बहुत दिक्कतें भी आ जाती हैं। इसलिए मैं बेसिक रिटर्न्स के बारे में आप सब लोगों को बताऊंगा। नॉट ओनली बिजनेसमैन, स्टूडेंट लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा, या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनको लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि कितने सारे रिटर्न्स फाइल करने होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी मतलब वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम। अब जीएसटी के बारे में तो लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स था, अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थोड़ा क्लियर भी हुए हैं, आगे भी बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं। तो मैं सारे क्लैरिफिकेशंस के साथ आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो उनके लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के बारे में। पहले ये तो तीन हेड्स है, लोग 4 हेड्स कहते हैं क्योंकि एसजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी भी है, पर मैं यहाँ 3 हेड्स कहता हूँ। पहले रजिस्ट्रेशंस का बात कर लेते हैं बेसिक्स के साथ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 प्रकार का होता है, एक रेगुलर रिटर्न और दूसरा कंपोजिशन स्कीम। रेगुलर रिटर्न स्कीम में क्या होता है, आपको हर महीना मिनिमम 2 रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, एक जीएसटीआर 1 और दूसरा जीएसटीआर 3B। इसके बारे में अगले स्टेप में हम डिस्कस करेंगे। और कंपोजिशन वाले के लिए सिर्फ क्वार्टरली CMP 08 चालान भर के पेमेंट कर देना है कि मैंने इतना लायबिलिटी बेचा है, उसका लायबिलिटी मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। और साल का एंड में जाके आपको जीएसटीआर 4 फाइलिंग करके एनुअल रिकन्सिलिएशन जमा करना है। ये है दोनों का फर्क रिटर्न का। और डिफरेंस क्या है दोनों रजिस्ट्रेशन में। जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन रेगुलर जो है, रेगुलर वालों के लिए बेनिफिट्स क्या है, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कंपोजिशन का डिसएडवांटेज, और आपको इजीली डिफरेंस पता चल जाएंगे। रेगुलर स्कीम में जो है आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आप ऑनलाइन परचेज सेल कर सकते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे का वेबसाइट्स जो ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जैसे बिग बास्केट भी है और बहुत सारे नाम आ सकते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है रेगुलर स्कीम में, वो है आपको क्रेडिट ट्रांसफर का फैसिलिटी। आप इनपुट क्रेडिट यूज भी कर सकते हैं और इनपुट क्रेडिट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने बायर्स को, जो आपसे माल खरीद रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये तीनों हेड्स लेते। पहला बात है IGST, इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट जीएसटी मतलब अगर आप इस स्टेट से दूसरे स्टेट में आप अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, परचेस हो या सेल हो, उसके हिसाब से आपको IGST पे करना है। अगर आप विद इन द स्टेट करते हो, मतलब जिस स्टेट में आप रहते हो उसी स्टेट में आप ट्रांजैक्शंस करते हो, यानी कि आपको 2 भागों में टैक्स देना पड़ेगा। कैसे? CGST और SGST। CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी और SGST मतलब स्टेट जीएसटी। यही SGST का एक और पार्ट है जो कि UTGST, इसका मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जो लोग दिल्ली में रहते थे उसको यूनियन टेरिटरी जीएसटी माना जाता था। तो फिलहाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जीएसटी लेके। यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे सेक्शंस के बारे में। मैं यहाँ आपको पढ़ के बोर नहीं करूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये बहुत बेसिक सेक्शंस है, मतलब ये कानून में लिखा गया है, जीएसटी कानून में लिखा गया है, जिसके तहत आपको रिटर्न्स और रिटर्न्स का डेटा को फाइल करना होता है। यानी कि सेक्शन 37 जो कि फर्निशिंग ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आपको आउटवर्ड सप्लाई मतलब आपको सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज का डेटा फर्निश करना होता है सेक्शन 37 के तहत। फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई जो कि सेक्शन 38 बताता है आपको
इनवर्ड सप्लाई मतलब जो आ रहे हैं, जो माल आप खरीद रहे हैं या सर्विस आप ले रहे हैं, उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको भरना होता है। सेक्शन 39 फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, इसमें बोला जाता है रिटर्न फर्निशिंग का सेक्शन। इस कानून में बोला गया आपको रिटर्न फर्निश करना ही है, ठीक है। सब कुछ कानून के तहत ही होता है। अब आगे वाला सेक्शन आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, सिर्फ सेक्शंस के अगेंस्ट में इसका डिस्क्रिप्शन गया है। जैसे सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न, सेक्शन 41 क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजन एक्सेप्टेंस देयरऑफ, यहाँ बहुत सारा चीज़ दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे जाते हैं। ये है आपका रिटर्न्स का फॉर्म्स जिसको आपको भरना है। फर्स्ट ये जो पेज में विंडो में जो आपको 3 फॉर्म दिख रहे हैं, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 3B, ये सिर्फ रेगुलर रिटर्न वालों के लिए हैं जो कि रेगुलर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो कंपोजिशन नहीं है। कंपोजिशन के बारे में अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो बाद में करते हैं। आगे जाते हैं जीएसटीआर 1। अब जीएसटीआर 1 क्या है, जो अभी पहले सेक्शंस में किए थे वही वाला यहाँ डेटा देना पड़ेगा। सेक्शन 37 क्या कहता है, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स को फर्निश करना है। इसका मतलब सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी है, जो मैंने बेचा है आगे, उसका डिटेल्स जीएसटीआर 1 में फाइलिंग करना होता है, ठीक है। और ये कब करना होता है, 11 तारीख ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। कि कुछ व्यापारी जो क्वार्टरली भी करते हैं आज के ज़माने, उसका डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिक डिस्कशन है। वो तो अलग हो जाएगा, क्यूआरएमपी स्कीम में आएगा कि नहीं आएगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। पर कोई भी अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं, इतना पता रहने से आराम से जीएसटी वो कर सकता है। आगे देखते हैं जीएसटीआर 2A, इसको हमको भरना नहीं होता है। ये एक ऑटो ड्राफ्टेड फॉर्म आता है जो कि आपका सेलर आपके अगेंस्ट में जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, आपको ऑटो ड्राफ्टेड जीएसटीआर 2A मिलेगा। मतलब आज आप जिससे माल खरीद रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं, उनसे आपको जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिलेगा। यही इनपुट क्रेडिट आपको जीएसटीआर 2A में मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B है, मंथली भरना है उसको। और कब भरना है, 20 तारीख ऑफ सक्सीडिंग मंथ। इसका मतलब ये जुलाई महीना चल रहा है, जुलाई का रिटर्न आपका अगस्त का 20 को भर दिए जाएंगे और जीएसटीआर 1 भरेंगे अगस्त का 11 तारीख तक, ठीक है। मतलब पहले जीएसटीआर 1 भरना है, फिर जीएसटीआर 3B भरना है। और जीएसटीआर 3B में क्या भरना होता है, जीएसटीआर 3B में आपको जीएसटीआर 1 माइनस जीएसटीआर 2A का जो डेटा आता है बेसिकली, उसको यहाँ पर पेमेंट करके रिटर्न में दिखाना पड़ता है। मतलब अगर आपने माल बेच के 100 रुपये का जीएसटी कलेक्ट किया है, अपना जो बायर है, आपसे जो बाय किया है, आप तो सेलर हैं, आपसे जो बायर है उससे आप जीएसटी कलेक्ट किए हैं 100 रुपये, वो 100 रुपये आपने जीएसटीआर 1 में दिखा दिए। अब 2A में आप जिससे माल खरीद रहे हैं, मतलब यू आर अ बायर, तो आप जिससे माल खरीद रहे हैं या गुड्स ले रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनसे जो क्रेडिट आ रहा है, मान लीजिए 80 रुपये का क्रेडिट आपको आया है, इसका मतलब 80 रुपये आपने टैक्स दिया है जीएसटी, तो आपको सेट ऑफ करना है 100 रुपये माइनस 80 रुपये जो कि है 20 रुपये। और जीएसटीआर 3B में वही 20 रुपये आपको कैलकुलेशंस करके दिखाना है कि मुझे इतना पेमेंट करना है। पेमेंट को आपको करना पड़ेगा किसी दूसरे फॉर्म में और 3B में जाके उसका डिस्क्रिप्शंस और रिकन्सिलिएशन बैठा के आपको फाइल करना है। ये हो गया आपका रेगुलर रिटर्न का तीनों रिटर्न, तीनों नहीं दोनों ही होगा, एक आपका सिस्टम बेस्ड ऑटो ड्राफ्टेड रिपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए। कंपोजिशन स्कीम वाले क्या करेंगे, कंपोजिशन स्कीम एकदम मामूली छोटा मोटा जो व्यापारी होता है, पेनी जो कहते हैं ना, पेनी मतलब स्मॉल, बहुत छोटा मोटा व्यापारी जिसको जीएसटी सिर्फ रिकॉग्निशंस के लिए बनाना है, उनके लिए जीएसटीआर रिटर्न क्या होगा, उनके लिए सिर्फ एक ही रिटर्न भरना है, जीएसटीआर 4 जो कि एनुअली भरना होता है, और 30
अप्रैल से पहले भरना होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने 2020-21 का साल में जो ट्रांजैक्शन किए हैं उनका डेटा आपको 30 अप्रैल तक भर के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। पर समझ लीजिए ये टैक्स का डेटा नहीं है, सिर्फ एनुअल रिटर्न का डेटा है। इसका मतलब आपने कितना बाय किया है, कितना सेल किया है, और यहाँ पर बाइंग का डेटा नहीं रहेगा, वो GSTR 4A में रहता है। सिर्फ सेल का डेटा भरना है, क्योंकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई मामला नहीं है, इसलिए एडजस्टमेंट का भी कोई मामला नहीं है। और आप सोच रहे हैं टैक्स कब देना है, वो मैं बता देता हूँ, पहले रिटर्न्स के बारे में देख लीजिए। अब GSTR 4A इट्स लाइक GSTR 2A। यहाँ भी आपको ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स मिलेगा, जिसमें आपको परचेज का डेटा रहेगा, पर आपको परचेज का डेटा सिर्फ रिकन्सिलेशंस के लिए मिलते हैं, इसमें कोई भी परचेज का इनपुट क्रेडिट नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब GST कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए एक ही रिटर्न फाइल करना है और पैसा साल में 4 बार देना है, ठीक है। GSTR 5 ये किसके लिए है? ये सिर्फ आपका नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए है, जो भारत का रेसिडेंट नहीं है। आपको पता है रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? कभी मैं डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स, एज पर GST, एज पर कंपनीज एक्ट, बहुत सारा रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं। मतलब आप इस देश के रेसिडेंट है कि नहीं, यानी सिटीजन है कि नहीं, ये बात नहीं पूछा जा रहा है। आप तो सिटीजन ज़रूर हो, पर रेसिडेंट हो कि नहीं हो, ये कानून दूसरे एक्ट में, हर एक एक्ट में अपना अपना बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। GSTR 9 सिर्फ रेगुलर रिटर्न वालों के लिए होते हैं, जो एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है। उनको साल में तो 24 तो रिटर्न ऐसे ही भरना होता है, एक 3B, एक GSTR 1, हर महीने 2 रिटर्न, तो 12 महीने 24 तो रिटर्न, और एक एनुअल रिटर्न जिसमें हर एक रिटर्न का रिकन्सिलेशन डेटा भर के आपको देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है, इसमें कॉम्प्लिकेशन का कोई बात ही नहीं है। आप जस्ट 3B और 1 को उठाइए, उसको एक जगह में रखिए, रिकंसाइल कीजिए और एनुअल रिटर्न फाइल कर दीजिए, जो कि 31 तारीख दिसंबर तक फाइल करना अनिवार्य है, ठीक है। सक्सेडिंग ईयर, इसका मतलब 20-21 का जो फाइनेंशियल ईयर गया है उसका एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर 2021 तक हो जाना चाहिए, अगर गवर्नमेंट को ये अलग से नोटिफिकेशन नहीं लाता है। मैंने GSTR 5 के बारे में डिस्कस किया अभी नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए, तो उसका एनुअल रिटर्न नहीं होता है, इसका सिर्फ एक ही रिटर्न होता है, और ये हर महीने का 20 तारीख को भरना होता है। यानी कि ये जुलाई है तो अगस्त की 20 तारीख तक भर देना पड़ता है, ठीक है। 7 फ्रॉम लास्ट डेट का 7 के अंदर ही भरना होता है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फॉरेन टैक्सेशन या मतलब फॉरेन रेसिडेंट्स के लिए, जो इंडिया में रेसिडेंट होते हैं कभी कभी उनके लिए है। मतलब कुछ NRI भी तो विदेश में रहते हैं, कभी कभी इंडिया में आते हैं तो बिजनेस करते हैं, उनके लिए। ये रेसिडेंट के लिए, बहुत छोटा व्यापारी के लिए ये वीडियो है। अब ये पेमेंट का मामला आ गया है। चलिए CMT 08 यही है कंपोजिशन स्कीम का क्वार्टरली रिटर्न, जिसको लोग क्वार्टरली रिटर्न कहते हैं, पर ये क्वार्टरली रिटर्न से ज़्यादा टैक्स पेमेंट का स्कीम है। यहाँ आपको क्वार्टरली लायबिलिटी का टैक्स पेमेंट करते हैं 1%, 6%, ऐसा रेट है, जिसको आपको टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स के साथ 18 तारीख ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर में आपको भरना पड़ता है। कब? मतलब अप्रैल से जून महीने का जो क्वार्टर आता है उसका रिटर्न 18 जुलाई तक भर देना अनिवार्य है, ठीक है। PMT 06, अब PMT 06 क्या है? चलिए, PMT 06 वही है जो 3B के टाइम भरना होता है। 3B में जब मैंने कहा था आपको GSTR 1 में 100 रुपये का टैक्स आपने लिया है बायर से, और सेल जिससे आप माल खरीदे हैं उससे 80 रुपये का टैक्स दिए हैं, तो आपको 20 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, जिसका रिकन्सिलेशन GSTR 3B में भरेंगे। तो वो 20 रुपये कैसे देना पड़ेगा? वो 20 रुपये आपको
PMT 06 चालान के साथ जमा करना पड़ेगी। ठीक है, PMT 06 याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये वाला तो एक बहुत ही नायाब और महत्वपूर्ण चालान है, PMT 09। अब ये PMT 09 क्या है दोस्तों? कभी कभी ऐसा होता है कि आप साइकिल चला रहे हैं नया नया, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होता, आप एक्टिवली साइकिल चला रहे हैं। जब आपका हाथ पूरा सेट हो जाता है मान लीजिए, तो आप सोचते हैं मैं तो गिरूंगा ही नहीं, ऐसे रैश साइकिलिंग करते हैं, रैश राइडिंग करते हैं, तो गिर जाते हैं। तो यही होता है GST में। आपको कभी कभी कॉन्फिडेंस हो जाता है या हड़बड़ी में आप GST का टैक्स किसी दूसरे हेड में डाल देते हैं। मान लीजिए आपको CGST SGST भरना है, पर आपने लेट फाइन का हेड में आपने पैसा डाल दिया। कभी कभी लेट फाइन ज़रूरत पड़ता है, पर आपने CGST और SGST का नॉर्मल हेड में पैसा डाल दिया, तो आपको CGST का पैसा और SGST का पैसा लेट फाइन का हेड में आपको इंटर हेड ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए आपको PMT 09 का फॉर्म का ज़रूरत पड़ेंगे, जो कि आपका इंटर हेड कैश ट्रांसफ़र करेंगे। एक कैश लेजर में भी अलग अलग हेड रहते हैं, तो अलग अलग हेडों में आपको कैश ट्रांसफ़र करने हैं। ये है आपका GSTR 1, 3, 4A। ये जो डेटा है यहाँ को समरी फॉर्मेट में आपके लिए दिया गया है। यहाँ पर पूरा विजुअलाइजेशन रहेगा, आप समझ सकते हैं। ऊपर यहाँ दिख रहा है आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 आपको 11 तारीख तक भरना है। अगर आपने भर दिया तो 13 तारीख तक 13, यहाँ नीचे देख सकते हैं 13 तक आपके पास GSTR 2B, GSTR 2A और GSTR 4A जनरेट हो जाएगा। अब ये 2B क्या है? 2B नया आया है, जो कि एकदम सिस्टम बेस्ड है। उसको आपको 2A से मैच अप करवाना होता है। 2A और 2B ऑलमोस्ट सेम डेटा लाता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और GSTR 4A तो कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए है, आपको तो पता ही होगा। अब फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स तो आपको करना होता है। अब रिटर्न फर्निशिंग में क्या क्या डेटा डालना पड़ता है ये भी देख लेते हैं। HSN कोड्स डालना होता है, किसको क्या HSN कोड डालना है। HSN गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग अलग होते हैं, HSN कोड सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका टर्नओवर पूरे साल में 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 4 डिजिट का HSN कोड आपको भरना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। या अगर आपका ट्रांजैक्शंस 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो आपको 2 डिजिट HSN कोड पहले ईयर में भरना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है और अगले साल से आपको मैंडेटरीली भरना है। अगर कोई टैक्स पेयर 1.5 करोड़ के नीचे है तो वो चाहे तो भर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी भर सकता है 6 से 8 डिजिट का HSN कोड। अगर कोई कंपाउंडिंग डीलर, अब कंपाउंडिंग डीलर तो आपने सुना नहीं, कभी बताया नहीं, मैंने तो सिर्फ कंपोजिशन बताया है। कभी घबरा मत जाना, कंपाउंडिंग डीलर और कंपोजिशन डीलर्स आर द सेम। वोकैबुलरी को थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा अपना। कंपोजिशन स्कीम और कंपाउंडिंग डीलर एंड द टैक्स पेयर बिलो 1.5 करोड़ ये मैंडेटरी नहीं है, जो कि भर सकता है। जैसे ऊपर लिखा गया है सेम पॉइंट। एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए अगर कोई विदेश से माल ला रहा है या विदेश में माल भेज रहा है या विदेश से कोई भी सर्विस ले रहा है या विदेश में कोई सर्विस दे रहे हैं, उन लोगों को 8 डिजिट का HSN कोड या अकाउंटिंग कोड डालना अनिवार्य है। अब क्या क्या इनपुट क्रेडिट के लिए आपको क्या क्या मैचिंग करना पड़ेंगे GSTR 3B में? यहाँ GSTR 3 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली अभी अपडेटेड होके GSTR 3B हुआ है। जब पहले आया था तब GSTR 3 था। GSTR 3 भरने से पहले या GSTR 3B भरने से पहले आपको 2A से आपको क्या क्या मैच करवाना है, जिससे आप मान लिए हैं सप्लायर, उसका GST मैच करवा लीजिए हमें इनवॉइस से कि सेम है या नहीं है। आप रेसिपिएंट है, उसका भी GST नंबर उसका इनवॉइस में चेक, इनवॉइस का डेबिट नोट नंबर या इनवॉइस नंबर मैच करवा लीजिए।
उसका डेट भी मैच करवा लीजिएगा कि उसी दिन आया है, क्योंकि आपने अगर इस महीने में इनवॉइस या चालान काटा है तो आपको अगले महीने का 20 तारीख तक 3D में रिटर्न में वो क्रेडिट आपको लेना है बस। टैक्सेबल वैल्यू भी देख लीजिएगा और टैक्स का अमाउंट भी देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, जो रेट है उसके हिसाब से। अब एनुअल रिटर्न भी आपको भरना है। एनुअल रिटर्न में आपको कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है। नॉट कंसिडरेशन ऑफ मंथली रिटर्न इज बेस्ड ऑन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एसएससी। इसका मतलब आपको देखना है कि जो मंथली कंसोलिडेशन रिपोर्ट है वो ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही मत भर दीजिएगा कि मंथली का कंसोलिडेशन बना के एनुअल रिटर्न, ऐसा मत कीजिए। उसको मैच अप करवाइए, फिर रिकंसाइल भी कीजिए उसका कि ये इनपुट क्रेडिट और आउटपुट मिला के आपको इतना टैक्स देना है। अगर आपने कम दिया है तो ज़्यादा टैक्स को इंटरेस्ट पे करना है, अगर आपने कम दिया है, अगर आपने ज़्यादा दिया है तो आपको रिफंड मिल जाएंगे। अगर आपको रिपोर्ट का ज़रूर ऑडिट अप्लाई करना पड़ेगा GSTR 9C में। ये अभी ऑब्सोलेट हो चुका है ऑडिट GSTR 9C। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फिर से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं आया है। लास्ट डेट मैंने बताया 31 तारीख फाउंडिंग द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब एक्सपेंस इनकम का भी डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। बाकी डिटेल्स तो देने पड़ते हैं, जो HS वगैरह वगैरह तो रहता है। और ये इसको फाइल करना होता है, थोड़ा कंफ्यूजन रहे अभी भी बहुत सारे लोगों को। टैक्सेबल पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, TDS अथॉरिटी, केवल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। मैंने कहा था GSTR 5 भरना है सिर्फ उसको GSTR 9 भरना नहीं होता है नॉन रेसिडेंट पर्सन को। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब यहाँ का भी बिजनेस तक 5 जाके कोई बिजनेस, मतलब उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। TDS शर्ट है उसके लिए नहीं है, और इनपुट सर्विस के लिए भी ये एनुअल नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना चाहिए GST फाइलिंग के टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो नीचे लिखा है रेट मार्क करके, वो पहले आप लोग का हाथ में आएगा। इसमें मैंने रेट मार्क करके हाईलाइटेड किया है, फिर भी मैं सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ। हैविंग मल्टीपल registration in a state have to file separate return for each registration। अगर आपके एक स्टेट में आपका 2-3 रजिस्ट्रेशन है, मान लीजिए आपका एक बिजनेस पेट्रोल का है, एक बिजनेस लिकर का है, एक बिजनेस और का है। वैसे लिकर में आपका GST लगता है, मैंने फिर भी बताया एग्जाम्पल किया। कोई भी अलग अलग रिटर्न्स या रजिस्ट्रेशन हैं तो आपको हर एक रजिस्ट्रेशन का अलग रिटर्न फाइल। All returns have to be filed online only। कोई हार्ड कॉपी से कम नहीं होता है, अभी सिर्फ ऑनलाइन आपको करना। एनुअल रिटर्न आर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट ऑन जस्ट द टोटल ऑफ टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड के ऊपर हिसाब मत कीजिए, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हिसाब कीजिए। जिसने कितना खरीदा बेचा है उसका इनवॉइस आपके पास जरूर होगा। कॉमन रिटर्न्स अंडर CG, IGST एंड SGST है। एक रिटर्न आता है 3B जिसमें CG, SGST, IGST तीनों का डेटा भर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक बार आप अगर GSTR 9 फाइल कर दिए उसके बाद नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कभी भी फाइल करने से पहले 2 से 3 बार आप उसको चेकिंग कीजिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कंसल्टेंट के साथ डिस्कस कीजिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगले वीडियो